हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंजाइम के बारे में। ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है 11th के स्टूडेंट के लिए और साथ ही साथ जो स्टूडेंट नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप नोटिस करिएगा कि नीट में हर साल एंजाइम से 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। तो उस रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ये टॉपिक छोटा है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं एंजाइम, या एंजाइम आप इसे बोल सकते हैं बायो कैटलिस्ट। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कैटलिस्ट के बारे में, ठीक है। कैटलिस्ट में क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एंजाइम, या फिर इसका दूसरा नाम क्या दिया हमने, बायो कैटलिस्ट, ठीक है। तो आपने केमिस्ट्री में कैटलिस्ट पढ़ा होगा। कैटलिस्ट क्या करता है बेटा, जैसे सपोज मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, A+C नहीं लिखते, चलो A+ क्या कर लेते हैं B, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, सपोज C में, ठीक है। तो ये कोई केमिकल रिएक्शन है, इसमें कैटलिस्ट क्या करेगा, इसके रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा विदाउट अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम। तो साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किए बिना कोई भी कैटलिस्ट क्या करता है, इसके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। बायोलॉजी में आप इसके लिए टर्म यूज कर सकते हो आप सबस्ट्रेट, और इसके लिए हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, और ई फॉर क्या होता है, एंजाइम। तो बायोलॉजी में एंजाइम क्या करता है कि किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बहुत फास्ट चेंज करता है, ठीक है। विदाउट एंजाइम हो सकता है ये स्लोली चेंज हो रहा हो, या रिएक्शन क्या है, स्लो हो। एंजाइम के प्रेजेंस में ये रिएक्शन क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। बट आपको ध्यान क्या रखना है कि ये इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, या इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता। आप ये कह सकते हैं कि एंजाइम्स आर प्रोटीन विथ कैटालिटिक पावर। प्रोटीन विथ कैटालिटिक पावर, ऐसे प्रोटीन है जिनमें कैटालिटिक पावर होता है। एंजाइम जो टर्म है ये किसने दिया था बेटा, एक साइंटिस्ट थे कुहने, इन्होंने एंजाइम शब्द या टर्म दिया हुआ था, ठीक है। अब ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, मैं यहाँ ऑलमोस्ट ऑल बोल रहा हूँ, नॉट ऑल, मतलब सभी, लगभग सभी जो एंजाइम हैं इनका जो केमिकल नेचर होता है ये क्या होता है, प्रोटीन नेचर होता है, या प्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं। सभी एंजाइम की बात नहीं करते बेटा, लगभग सभी एंजाइम बोले तो ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर, दे आर कैपेबल ऑफ कैटेलाइजिंग बायोकेमिकल रिएक्शन विदाउट चेंजिंग देमसेल्फ। इसका मतलब यह है कि कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन जो हमारे सेल के अंदर हो रहा है, सेल के बाहर हो रहा है, ठीक है, इसके रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को एंजाइम चेंज तो कर देता है, लेकिन एंजाइम में या एंजाइम में खुद में कोई चेंजेस नहीं होते, ठीक है। एंजाइम में चेंजेस नहीं होता, वो सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, चेंज करता है। तो मैंने ये जो टर्म यूज किया ऑलमोस्ट ऑल, 1980 से पहले, 1980 से पहले अगर आप चले जाइए तो उस समय ये माना जाता था कि जो जितने एंजाइम हैं उनका केमिकल नेचर क्या है, प्रोटीन है। लेकिन 1980s के बाद कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा डिस्कवर हुआ कि ये क्लियर हुआ कि सभी एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन नहीं है, ठीक है। कुछ एंजाइम ऐसे हैं जिनका केमिकल नेचर कुछ और है। क्या है वो, देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, कुछ ऐसे न्यूक्लिक एसिड है, there are some nucleic acid that behave like enzyme and they are called ribozyme। तो कुछ ऐसे न्यूक्लिक एसिड हैं जो एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं या एंजाइम की तरह फंक्शन करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, राइबोजाइम। तो बहुत सिंपल है। या फिर इसके लिए आप बोल सकते हो आरएनए एंजाइम। आप सभी जानते हो कि न्यूक्लिक एसिड बेटा 2 टाइप के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। तो इन दोनों में से सिर्फ आरएनए ही एंजाइम की तरह बिहेव करता है, डीएनए कभी भी एंजाइम की तरह बिहेव नहीं करता, ठीक है। तो इस राइबोजाइम या आरएनए एंजाइम को आप क्या बोलते हो, ये न्यूक्लिक एसिड है जो एंजाइम की तरह बिहेव करता है। या इसको दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं, सम आरएनएज हैव एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज, दे आर कॉल्ड राइबोजाइम और आरएनए एंजाइम। कुछ ऐसे आरएनए जिनमें एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है, उसको हम राइबोजाइम या आरएनए एंजाइम कहते हैं, ठीक है। तो 1 by 1 मैं आपको कुछ राइबोजाइम के एग्जाम्पल देता हूँ। चलो यहीं पे खत्म कर लेते हैं, आपकी बायोलॉजी में जितने भी राइबोजाइम हैं उसके एग्जाम्पल को यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि आपको दोबारा कहीं और ढूंढ के पढ़ना ना पड़े। तो फर्स्ट राइबोजाइम वाज डिस्कवर्ड बाय सेज, 1981, ठीक है। ईयर कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इवन साइंटिस्ट भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फर्स्ट राइबोजाइम को डिस्कवर किया था सेज ने। इट वाज सेल्फ स्प्लाइसिंग ग्रुप 1 इंट्रॉन, ये आपको याद रखना है, क्या था, सेल्फ स्प्लाइसिंग ग्रुप 1 इंट्रॉन, ठीक है। अब आपको ये टर्म हो सकता है नया लगे, बट कुछ नया नहीं है। आप थोड़ा सा ट्रांसक्रिप्शन के कॉन्सेप्ट को याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हमने ट्रांसक्रिप्शन में कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है। क्या पढ़ा हुआ है हमने ट्रांसक्रिप्शन में, यूकैरियोटिक सेल में जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, यहाँ पे मैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना रहा हूँ, ये 3' ओरिएंटेशन है, तो ये क्या होगा, 5' ओरिएंटेशन होगा।
ये 5 प्राइम ओरिएंटेशन, ये क्या हो जाएगा, ये मैंने डीएनए बनाया हुआ है, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन में हमने क्या पढ़ा था, इनिशियली जो आरएनए बनता है, ठीक है, उस आरएनए को आप क्या कहते हो बेटा, एचएनआरएनए, एचएनआरएनए, ठीक है, हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। तो इस एचएनआरएनए में, ठीक है, दोनों पार्ट होते हैं, कोडिंग और नॉन कोडिंग। तो जो नॉन कोडिंग रीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रॉन, ठीक है, और जो कोडिंग रीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सॉन, सिंपली। तो ये इंट्रॉन है क्या, आरएनए ही तो है ना यार। तो ये इंट्रॉन सेल्फ स्प्लाइसिंग होता है, मतलब खुद तो रिमूव होता ही है और फ्यूचर में इसी एचएनआरएनए से दूसरे इंट्रॉन को भी रिमूव होने में हेल्प करता है, ठीक है। उस केस में ये किसका फॉर्मेशन करता है, स्प्लाइसियोसोम, ठीक है, स्प्लाइसियोसोम। तो इस स्प्लाइसियोसोम में क्या होता है, इंट्रॉन होते हैं और कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये इंट्रॉन है क्या, आरएनए। अब अगर ये आरएनए एंजाइम की तरह बिहेव करेगा तो इस केस में हम इसको क्या कहेंगे, राइबोजाइम, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमने डिस्कवर किया या फर्स्ट जो हमने देखा, ये राइबोजाइम क्या है, सेल्फ स्प्लाइसिंग ग्रुप 1 इंट्रॉन, ठीक है। और कभी एग्जाम में इसका फंक्शन पूछा जाता है तो इट रिमूव इंट्रॉन फ्रॉम न्यूली सिंथेसाइज्ड एचएनआरएनए, मतलब ये नए बने एचएनआरएनए से इंट्रॉन को रिमूव करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो दैट इज वेरी सिंपल है। सेकेंड राइबोजाइम वाज आरएनएज पी या राइबोन्यूक्लियस पी, आरएनएज पी, या इसी को हम क्या बोलते हैं, राइबोन्यूक्लियस पी, ठीक है। ये हमारे क्या है, सेकेंड राइबोजाइम है। इसको डिस्कवर किया था अल्टमान ने, ठीक है, अल्टमान ने इसको डिस्कवर किया था। साइंटिस्ट कभी इंपॉर्टेंट नहीं है नीट के लिए, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, आरएनएस पी का या फिर राइबोन्यूक्लियस पी का। तो ये क्या करता है बेटा, जो आपका एचएनआरएनए बना है इसके 5 प्राइम एंड से, ठीक है, एचएनआरएनए के 5 प्राइम ओरिएंटेशन है, 5 प्राइम एंड से किसको सेपरेट करता है, ट्रांसफर आरएनए को सेपरेट करता है। ट्रांसफर आरएनए स्मॉलेस्ट आरएनए होते हैं, ठीक है। आप आरएनए के वीडियो देख लीजिए, आपको तीनों टाइप के आरएनए क्लियर हो जाएंगे। तो आप इसका फंक्शन कैसे डिस्क्राइब करेंगे, किसका, आरएनएस पी का या फिर राइबोन्यूक्लियस पी का, इट सेपरेट ट्रांसफर आरएनए फ्रॉम एचएनआरएनए एट देयर 5 प्राइम एंड, ठीक है। तो सिंपल हो गया, ये सेकेंड टाइप का हमारा राइबो है। आपने एक एंजाइम पढ़ा होगा प्रोटीन सिंथेसिस या फिर ट्रांसलेशन के टाइम पे, आपने एक एंजाइम पढ़ा होगा पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज, ठीक है। ये एंजाइम हो सकता है आपने पढ़ा होगा। ये एंजाइम हेल्प करता है किसमें बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसलेशन। किसके किसके बीच में होता है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, अमाइनो एसिड के बीच में। तो अमाइनो एसिड के बीच में ये क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। अब एक साइंटिस्ट थे नोलर, ठीक है, इनके साथ इनकी टीम भी थी। ईयर वाज 1992, तो बहुत पुरानी बात तो नहीं है, ठीक है। तो नोलर एटेल करके बोलते हैं, इनके साथ इनकी पूरी टीम थी। तो 1992 में इन्होंने ये डिस्कवर किया, देखिए 1992 से पहले ये माना जाता था कि ये जो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम है ये केमिकली क्या होता है, प्रोटीन होता है, या इसका जो केमिकल नेचर क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो 1992 में इन्होंने प्रोकैरियोट में डिस्कवर किया, किसमें किया, प्रोकैरियोट या फिर बैक्टीरिया बोल सकते हैं। बैक्टीरिया में ये डिस्कवर किया कि ये जो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम है दिस इज नॉट प्रोटीन, एक्चुअली दिस इज व्हाट, राइबोजाइम, ठीक है। ये क्या है, राइबोजाइम है। थोड़ा सा प्रोटीन सिंथेसिस के कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे उठा के लाता हूँ। तो जो राइबोसोम होता है ये स्मॉलर सब यूनिट बनाया मैंने, ये लार्जर सब यूनिट बनाया, और इस पे साइट होती है EPA। E का मतलब होता है एग्जिट, P का पेप्टाइडल ट्रांसफरेज और A का एक्सेप्टर साइट, ठीक है। अभी छोड़ दो, आपको समझ में नहीं आता ध्यान मत दो। P का मतलब होता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट। तो प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे ये जो एंजाइम पेप्टाइडल ट्रांसफरेज है ये एक्चुअली है क्या, 23S राइबोसोमल RNA इन प्रोकैरियोट और इन बैक्टीरिया, जहां पे S स्टैंड फॉर स्वेडबर्ग यूनिट या फिर आप इसी को बोलते हो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो बेटा ये राइबोसोमल RNA है, दैट मीन्स ये प्रोटीन तो नहीं है, तो ये है क्या, ये भी एक टाइप का क्या है आपका राइबोजाइम। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा,
थर्ड एग्जाम्पल हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिंपली नीट के लिए आपको क्या याद रखना है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज इज नथिंग, इट इज एक्चुअली 23S राइबोसोमल RNA इन प्रोकैरियोट, दैट मीन्स इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ राइबोजाइम या फिर RNA एंजाइम। तो ये हमारे हो गए 3 एग्जाम्पल, ठीक है। नाउ फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज टीलोमेरेज, टीलोमेरेज, ठीक है बेटा, नाम से ही समझ में आ रहा है टीलोमेरेज, ठीक है। एज को आप हटा दो तो बस क्या जाता है टीलोमेयर, ठीक है। टीलोमेयर क्या होते हैं, दे आर एक्चुअली नॉन स्टिकी एंड ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो टीलोमेयर की बात कर रहा हूं, टीलोमेरेज के बारे में बाद में बात करेंगे, टीलोमेरेज तो एंजाइम है। तो टीलोमेयर आर नॉन स्टिकी एंड ऑफ क्रोमोसोम हैविंग रिपीटिटिव DNA सीक्वेंस। तो ये क्रोमोसोम के एंड है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, रिपीटिटिव DNA सीक्वेंस। रिपीटिटिव DNA सीक्वेंस का मतलब होता है कोई नाइट्रोजनस बेस या न्यूक्लियोटाइड रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो टीलोमेरेज होते हैं ये टीलोमेयर के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। टीलोमेरेज हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ टीलोमेयर एंड टीलोमेयर आर नॉन स्टिकिंग एंड ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। अगर कभी टीलोमेयर का फंक्शन पूछा जाता है तो इट एडेड बेस एट 3 प्राइम एंड ऑफ 1 स्ट्रैंड ऑफ टीलोमेयर, ठीक है। तो टीलोमेयर के 1 स्ट्रैंड पे के 3 प्राइम एंड पे क्या ऐड करता है, ये रिपीटिटिव नाइट्रोजनस बेस को ऐड करता है, ठीक है। तो ये 4 एग्जाम्पल मैंने आपको जो बताए हैं, ठीक है, राइबोजाइम से रिलेटेड हमने टोटल 4 एग्जाम्पल स्टडी किया, ठीक है। 4 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, सभी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल 4 एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट। इसमें से कुछ तो प्रीवियस ईयर में पूछे भी जा चुके हैं और कुछ के नेक्स्ट ईयर नीट के एग्जाम में पूछे। नाउ अब हम कुछ साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइमोलॉजी, दैट इज स्टडी ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम की स्टडी को हम साइंस के एक ब्रांच के अंतर्गत स्टडी करते हैं, दैट ब्रांच इज कॉल्ड एंजाइमोलॉजी सिंपली, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारे पास साइंटिस्ट हैं बेटा लुई पास्चर, ठीक है। लुई पास्चर बिलीव दैट फर्मेंटेशन वाज ब्रॉट अबाउट बाय द लिविंग ईस्ट सेल, ठीक है। तो जो फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस होता है ये लिविंग ईस्ट सेल परफॉर्म करता है। ईस्ट एक टाइप का सिंगल या यूनिसेल्युलर फंगस है, तो वो फर्मेंटेशन परफॉर्म कर सकता है। दूसरे हमारे साइंटिस्ट हैं बकनर, ठीक है। बकनर फाउंड दैट ईस्ट एक्सट्रैक्ट अलोन कैन कॉज फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, मतलब पूरे ईस्ट सेल की जरूरत नहीं है, अगर आप ईस्ट का एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं वो भी शुगर का फर्मेंटेशन परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। फर्मेंटेशन एक टाइप का एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे ईस्ट एक्सट्रैक्ट से भी इन्होंने फर्मेंटेशन परफॉर्म करके दिखाया। तीसरे साइंटिस्ट हैं एडवर्ड बकनर, ठीक है। ही गेव द टर्म जाइमेज, इन्होंने टर्म क्या दिया है हमको, जाइमेज टर्म दिया है। एडवर्ड बकनर गेव द टर्म जाइमेज फॉर द बायोकैटलिस्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईस्ट। तो ईस्ट से जो बायोकैटलिस्ट सेपरेट किया गया, एक्सट्रैक्ट किया गया, उसके लिए इन्होंने टर्म क्या दिया, जाइमेज, एंड इट इज टेकिंग पार्ट इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो ये जो जाइमेज है ये एक टाइप का एंजाइम है जो किसमें पार्टिसिपेट करता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, ठीक है। और इसके लिए टर्म ये जाइमेज किसने दिया, एडवर्ड बकनर ने। नेक्स्ट साइंटिस्ट अगेन बकनर हैं, सो ही आइसोलेटेड फर्स्ट एंजाइम एंड क्रेडिट फॉर एक्चुअल डिस्कवरी ऑफ एंजाइम गोज टू बकनर एंड ही गॉट नोबेल प्राइज इन 1903। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ था, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ साइंटिस्ट का नाम, ठीक है। हम पढ़ते हैं, कई बार एग्जाम में प्रीवियसली पूछा गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, एक बार सुनना है इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारे साइंटिस्ट हैं समनर। तो प्रोटीन नेचर ऑफ एंजाइम वाज सजेस्टेड बाय समनर। इन्होंने क्या किया था, ये सजेस्ट किया था कि एंजाइम केमिकली क्या होते हैं, प्रोटीनिशियस होते हैं, सजेस्ट करना, ठीक है। कंफर्म नहीं किया था इसको, कंफर्म नॉर्थरॉप ने किया था, समनर ने सिर्फ क्या किया था, सजेस्ट किया था। एंड ही ऑल्सो प्यूरिफाइड द एंजाइम यूरिएज फ्रॉम जैड बीन, ठीक है। इन्होंने जैड बीन से यूरिएज एंजाइम को क्या किया, प्यूरिफाइड किया और इसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्राप्त किया, क्रिस्टलाइन या क्रिस्टल फॉर्म में ऑब्टेन किया। और इसके लिए 1946 में समनर को क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। नाउ नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं हमारे पास क्या, नॉर्थरॉप।
तो समनर ने प्रोटीन नेचर सजेस्ट किया था और नॉर्थरॉप ने इस बात को क्या किया, कंफर्म किया। ही कंफर्म द प्रोटीन नेचर ऑफ एंजाइम, इन्होंने इसको क्या किया, कंफर्म किया। एंड ही आल्सो क्रिस्टलाइज्ड, मतलब इन्होंने पेप्सिन और ट्रिप्सिन के क्या प्राप्त किए, क्रिस्टल फॉर्म में प्राप्त किए। तो पेप्सिन फ्रॉम गैस्ट्रिक जूस एंड ट्रिप्सिन फ्रॉम पैंक्रियाटिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस से पेप्सिन के क्रिस्टल ऑब्टेन किए और पैंक्रियाटिक जूस से ट्रिप्सिन के क्रिस्टल ऑब्टेन किए। तो ये हो गए हमारे कुछ साइंटिस्ट के नेम और उनके जो कंट्रीब्यूशन थे उसके बारे में एक बार आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर आप याद रख सकते हैं तो गुड, और नहीं रख सकते हैं तो भी गुड, ठीक है। नाउ एंजाइम आर बायोकैटलिस्ट बिकॉज दे आर प्रोटीन मॉलिक्यूल सीक्रेटेड बाय लिविंग सेल, ठीक है। तो कैटलिस्ट हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजी में बायो कैटलिस्ट, ठीक है। तो जनरली ये प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं जिनको कौन सीक्रेट करता है, लिविंग सेल सीक्रेट करता है। अगर ऑन एंड एवरेज अगर हम देखा जाए तो किसी भी पर्टिकुलर सेल में अप्रॉक्सीमेट 3000 टाइप के एंजाइम होते हैं, 3000 ठीक है, टाइप के एंजाइम होते हैं। एन एंजाइम लाइक एनी अदर प्रोटीन मे हैव सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा कि एंजाइम का अगर दूसरे प्रोटीन के कंपेयर में, ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तो आपको क्या लेना है आंसर, टर्सरी स्ट्रक्चर होता है या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। तो प्रोटीन एंजाइम में अपने टर्शरी या फिर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है। अब अगर हम डिफरेंस की बात करें, ठीक है, कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में और एंजाइम में क्या डिफरेंस है, तो जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं या केमिस्ट्री में जो हम कैटलिस्ट पढ़ते हैं और एंजाइम जो हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, इनका सबसे मेजर डिफरेंस है टेम्परेचर सेंसिटिविटी। तो बेटा जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट या मेटल आयन होते हैं, ठीक है, जनरली ये क्या होता है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे एक्टिव होते हैं, जबकि एंजाइम के साथ ऐसा नहीं होता है, ये टेम्परेचर और प्रेशर के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। मतलब मोस्टली जो एंजाइम होते हैं हमारे बॉडी टेम्परेचर पे एक्टिव होते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी टेम्परेचर पे एक्टिव होते हैं। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए या टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाए तो दोनों ही केसेस में एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्टेड होती है और मोस्टली रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। और यू कैन से कि एंजाइम्स आर थर्मोलेबाइल, ठीक है, टेम्परेचर सेंसिटिव और थर्मोलेबाइल। एंड टेम्परेचर को कम करने पे एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। और टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे, जैसा कि आपको पता है कि मोस्टली एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं, इनका टर्सरी स्ट्रक्चर होता है। तो टेम्परेचर को जब आप इंक्रीज करते हैं ना तो एंजाइम गेट डीनेचर्ड, ठीक है, इनका जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है वो लॉस हो जाता है और इनकी एक्टिविटी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। क्योंकि क्या होता है बेटा, जो टर्सरी स्ट्रक्चर है दैट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो एंजाइम गेट डीनेचर। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, ठीक है। तो ये तो हो गया डिफरेंस किसके किसके बीच में, कैटलिस्ट जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं उसके बीच में और आपके एंजाइम के बीच में, टेम्परेचर सेंसिटिविटी या फिर प्रेशर सेंसिटिविटी। लेकिन इसका एक्सेप्शन है आपका, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये नीट के लिए, दिस इज एक्सेप्शन इज एंजाइम व्हाट, टैक पॉलीमरेज, टैक पॉलीमरेज। दिस एंजाइम कैन एक्ट एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। जनरली हमारे बॉडी के जो एंजाइम होते हैं बॉडी टेम्परेचर पे एक्टिव होते हैं या मैक्सिमम फंक्शनल होते हैं, but this enzyme Taq polymerase act as high temperature. Why? Because Taq polymerase obtained from a bacteria Thermus aquaticus. नीट में पूछा गया बेटा, Thermus aquaticus, ठीक है, ठीक है, हॉट सल्फर स्प्रिंग, गर्म झरनों में पाए जाते हैं, ठीक है, हॉट सल्फर स्प्रिंग बैक्टीरियम, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एंड दिस एंजाइम इज एक्टिव एट अप्रोक्सीमेट 80 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री सेल्सियस। एंड वेयर दिस एंजाइम इज यूज्ड, टैक पॉलीमरेज इज यूज्ड इन पीसीआर, ठीक है, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन में यूज किया जाता है टैक polymerase. And what is polymerase chain reaction? This polymerase chain reaction is used for amplification of DNA. कभी भी आपको DNA के अमाउंट को एम्पलीफाई करना है या इंक्रीज करना है तो उस केस में आप क्या यूज करते हो,
polymerase chain reaction. This polymerase chain reaction is used for amplification of DNA. जैसे कि DNA फिंगरप्रिंटिंग एटसेट्रा में हमको क्या करना होता है, कभी भी DNA के अमाउंट को इंक्रीज करना है, ठीक है। सपोज किसी क्रिमिनल ने क्राइम सीन पे अपना DNA सैंपल जानबूझ के तो वो छोड़ेगा नहीं, ठीक है। थोड़ा सा हमको DNA सैंपल मिला, अब हमको क्या करना है, उसको टेस्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो उस सैंपल को क्या करना होगा, हमको इंक्रीज करना होगा। तो हम कौन सा टेक्निक यूज करेंगे, PCR। तो इस PCR टेक्निक में कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है, टैग पॉलीमरेज। एंड दिस टैग पॉलीमरेज इज ऑब्टेन फ्रॉम अ बैक्टीरियम, हॉट स्प्रिंग सल्फर बैक्टीरियम, दैट इज Thermus aquaticus, and it is active at high temperature 80 to 90 डिग्री सेल्सियस। इतनी लाइन आप याद रखोगे तो नीट का आपका एक क्वेश्चन श्योर है, ठीक है। चलिए एंजाइम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। तो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, एंजाइम कैन नॉट स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन नॉर चेंज इट्स इक्विलिब्रियम। मतलब ये है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता, ना ही इसके इक्विलिब्रियम को चेंज कर सकता है। एंजाइम इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन इसके रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, बिकॉज दे लोअर डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम एक्चुअली क्या करता है, किसी भी रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, कम कर देता है, लोअर डाउन कर देता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अब एंजाइम आर नॉट इम्पोर्टेड, दैट मीन्स एवरी सेल प्रोड्यूस इट्स ओन एंजाइम। तो एंजाइम जैसे कोई एक सेल है, किसी दूसरे सेल से इंपोर्ट नहीं करता। इसका मतलब यह है कि हर सेल को अपना एंजाइम का फॉर्मेशन खुद करना होता है। अगर हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो एंजाइम का मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल आप देखिए, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 46 लाख डाल्टन, ठीक है, या फिर एटॉमिक मास यूनिट। तो किसी भी एंजाइम का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, बहुत हाई होता है। तो हाई मॉलिक्यूलर वेट के कारण एंजाइम जो होते हैं जनरली कोलाइडल स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। किसी सेल की बात करें तो वहाँ पे क्या होते हैं, ये कोलाइडल स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। अगर कोई एंजाइम, ठीक है, अपने इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होता है तो उस केस में इसको क्या बोलते हैं, हम प्रो एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई एंजाइम अपने इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं आप, प्रो एंजाइम। और स्पेसिफिक फैक्टर के प्रेजेंस में ये प्रो एंजाइम किस में चेंज हो जाता है, एक्टिव एंजाइम, ठीक है। जैसे कि आप देखो पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन ये मैंने क्या लिखा है, ये प्रो एंजाइम का एग्जांपल है। तो HCl के प्रेजेंस में ये पेप्सिनोजेन किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इनएक्टिव फॉर्म को आप क्या बोलते हो, प्रो एंजाइम। और जब वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एक्टिव फॉर्म में, तो ये एक्टिव फॉर्म ही क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। ओके, नाउ एंजाइम में बी ऑफ टू टाइप, लाइक एंडो एंजाइम एंड एक्सो एंजाइम, ठीक है। तो सिंपली एंडो एंजाइम नाम से ही पता चल रहा है बेटा, और दूसरा क्या है, एक्सो एंजाइम, ठीक है। तो एंडो एंजाइम मतलब होता है बेटा इंट्रा सेल्यूलर, ठीक है, मतलब जो सेल के अंदर एक्टिव होते हैं दे आर एंडो एंजाइम, और जो सेल के बाहर होते हैं दे आर कॉल्ड एक्स्ट्रा सेल्यूलर। तो जो सेल के बाहर एक्टिव होते हैं उसको क्या बोलते हो आप, एक्सो एंजाइम, ठीक है। तो जो एंडो एंजाइम होते हैं जनरली न्यूट्रल पीएच पे फंक्शनल होते हैं, ठीक है, जनरली मैं बोल रहा हूँ, नॉट ऑलवेज। तो एंडो एंजाइम जनरली न्यूट्रल पीएच पे फंक्शनल होते हैं, ठीक है, और ये सेल के अंदर एक्टिव होते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, किसके एंजाइम, ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम इसके एग्जांपल हो सकते हैं एंडो एंजाइम के, ठीक है। एक्सो एंजाइम के एग्जांपल जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन एटसेट्रा। मतलब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में ज़्यादातर जो एंजाइम हैं, हमारे ह्यूमन बॉडी में एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है, तो हमारे बॉडी के जितने एंजाइम हैं, ठीक है, वो सब के सब क्या हो जाएंगे, एक्सो एंजाइम के एग्जाम्पल में आ जाएंगे। अब एंडो एंजाइम में भी अप्रॉक्सीमेट 70% जो होता है कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो 70% ऑफ एंडो एंजाइम आर मोस्टली फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। एक्सो एंजाइम के एग्जांपल मैंने आपको बताया। आप ह्यूमन में अगर आपको याद रखना है तो जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में या जीआईटी में जो एंजाइम फंक्शनल होते हैं दे आर एग्जांपल ऑफ एक्सो एंजाइम। एमाइलेज, प्रोटीएज एंड लाइपेज,
तो बेटा ये तो 3 है। तो एमाइलेज का जो यूज़ होता है कॉमर्शियली डिश वॉशर, ठीक है, मतलब बर्तन धोने के जो साबुन होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। ये जो प्रोटीएज है ये क्लॉथ को, कपड़ों को धोने में यूज़ किया जाता है, प्रोटीएज एंजाइम, ठीक है। और लाइपेज जो है ये ऑयली स्टेन, ठीक है, ऑयली स्टेन को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो मैंने कहा एमाइलेज यूज फॉर एज अ डिश वॉशर, ठीक है, डिश वॉशर जो सोप होते हैं, ठीक है, उसमें यूज़ किया जाता है कॉमर्शियली। प्रोटीएज जो होता है क्लॉथ को वॉश करने में, और सबसे इम्पोर्टेंट लाइपेज जो है किसके लिए, ऑयली स्टेन को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक और पॉइंट नीट में पूछा जाता है रेनेट टैबलेट। रेनेट टैबलेट में एक्चुअली क्या होता है, रेनिन होता है, ठीक है। रेनेट टैबलेट में क्या होता है, रेनिन होता है, जो किसके फॉर्मेशन में यूज़ होता है, चीज़ फॉर्मेशन में या चीज़ के निर्माण में इसका क्या होता है, या चीज़ के प्रिपरेशन में इसका क्या होता है, रेनेट टैबलेट का यूज़ होता है, ठीक है। क्योंकि रेनेट टैबलेट में क्या प्रेजेंट होता है, रेनिन प्रेजेंट होता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे और एंजाइम से रिलेटेड बाकी कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।